मतलब जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे ना, प्रोस्पेक्ट ऑफ मीट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो हम आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने काफी सारी चीजें को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। लाइव स्टॉक रिसोर्स के बारे में देखा, उसका कितना पोटेंशियल है, कितना पॉपुलेशन है। हमने ये भी देखा कि टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन 535.82 मिलियन नंबर है। इसके साथ साथ कितना मीट प्रोडक्शन है, जो कि 8.1 मिलियन टन है इंडिया में। सबसे ज्यादा पोल्ट्री का उसमें कंट्रीब्यूशन है, दैट इज अराउंड 50% ऑफ मीट प्रोडक्शन। ये सब चीजें काफी देखी हमने। एनुअल ग्रोथ रेट भी देखा किस तरीके से मीट ग्रोथ वेरी कर रहा है। ये सब चीजें हैं। और फिर उसमें यूपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल का किस तरह से कंट्रीब्यूशन है, ये किस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हैं। उसके बाद एनिमल फूड वर्सेस प्लांट फूड के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, कैसे एनिमल फूड सुपीरियर है, कैसे प्रोटीन की बायोबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, ये सब चीजें। उसके बाद कैसे डेवलपमेंट ऑफ मीट इंडस्ट्री हुआ, किस तरीके से, किस फेज से मीट इंडस्ट्री गुजरा है, क्या क्या उसके मतलब जो भी उसको फैक्टर्स हैं जो उसको फेवर कर रहे हैं डेवलपमेंट में। ये चीजें देखी हमने पिछले लेक्चर में। ट्रेंड्स भी देखा हमने कि किस तरीके से मीट का प्रोडक्शन हो रहा है, खासकर बफेलो मीट का हमने बताया। और उसमें कैसे एक्सपोर्ट सिनेरियो है बफेलो मीट का, और कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कि ये बासमती राइस को क्रॉस कर गया। और इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं, कहाँ बफेलो मीट को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेजर डेस्टिनेशन क्या है। टोटल एक्सपोर्ट में 80% कंट्रीब्यूशन है बफेलो मीट का, ये भी देखा हमने। ये सब चीजें हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। और स्लॉटर हाउस के नंबर कितने हैं इंडिया में, ये सब चीजें हमने देखी। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया। क्योंकि जो मीट प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, दैट इज 8.1 मिलियन टन है। उसमें से 50% कंट्रीब्यूशन पोल्ट्री का है। मतलब फोर जो भी 4 मिलियन टन है वो प्रोडक्शन मीट का, वो पोल्ट्री से हो रहा है। तो इसलिए हमें पोल्ट्री सेक्टर का भी स्टेटस जानना जरूरी है। हम पोल्ट्री सेक्टर की बात करें, पोल्ट्री सेक्टर सबसे तेज ग्रो करने वाला सेगमेंट एग्रीकल्चर का आज। हम अगर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की बात करें, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात करें, तो उसका ग्रोथ रेट 1.5 to 2% पर एनम है। लेकिन पोल्ट्री सेक्टर की बात करें तो इसका ग्रोथ रेट 8 to 10% पर एनम है। तो आप ये देख सकते हो कि कितना पोटेंशियल है पोल्ट्री इंडस्ट्री में। आपने ये भी देखा होगा कि पोल्ट्री मीट का कंजम्पशन भी ज्यादा है मार्केट में। क्यों? क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम है, फैट कम है, कोई रिलीजियस टैबू नहीं है, और लोग इसको मतलब पसंद भी करते हैं। तो इसलिए पोल्ट्री मीट का कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन भी ज्यादा है, साथ साथ कंजम्पशन भी ज्यादा है। अगर हम पोल्ट्री सेक्टर की बात करें, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का रिपोर्ट देखें, तो उसमें से 70% जो पोल्ट्री प्रोसेसिंग हो रहा है, मतलब जो हम पोल्ट्री प्रोक्योर करके ला रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मतलब उसको मीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसमें 70% ऑर्गेनाइज सेक्टर है। उसके बाद 30% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो इस तरीके से पोल्ट्री प्रोसेसिंग का सिनेरियो है। और उसमें देखा जाए कि ये पोल्ट्री प्रोसेसिंग और पोल्ट्री प्रोडक्शन कहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा इसका है, तो इसको हॉट स्पॉट बोले तो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो साउथ में जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, और ये सब जो स्टेट हैं, यहाँ पे इनको पोल्ट्री हब बोलते हैं। यहाँ पे पोल्ट्री प्रोसेसिंग को लेके, पोल्ट्री प्रोडक्शन को लेके इन्होंने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, आज ये इसलिए फेमस हैं। तो ब्रॉयलर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वहीं पे स्टेब्लिश हुई है। तो अगर हम DHD दैट इज 90th लाइफ सेंसस के अकॉर्डिंग पोल्ट्री का पॉपुलेशन देखें, टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन 851.8 मिलियन नंबर था 2019 में। जो प्रीवियस लाइफ का सेंसस था, जो कि 2012 में आया था, उससे 16.8% ग्रोथ हुआ है पोल्ट्री इंडस्ट्री का। तो एक मेजर ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं, नाबार्ड की कई सारी पॉलिसीज हैं, कई सारे क्लस्टर्स आ रहे हैं जो कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, जो कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। हम अगर पोल्ट्री को डिवाइड करें दो पार्ट में, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग और कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग, तो हम देखेंगे कि जो लाइफ स्टॉक सेंसस रिसेंट है जो 2019 में आया है, तो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग या बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोडक्शन में 317.07 मिलियन नंबर है उसका, जो कि पिछले लाइफ स्टॉक सेंसस से 45.8% इंक्रीज हुआ है। अगर हम 45.8% इंक्रीज देखें तो मतलब जो जो 2012 में प्रोडक्शन था पोल्ट्री का बैकयार्ड में, उसका दुगना हो गया है। दुगना क्यों हो गया?
क्योंकि यहाँ पे कई सारी गवर्नमेंट पॉलिसी आ रही है, नाबार्ड सपोर्ट कर रही है, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हैं। उसके बाद प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, आपने देखा होगा कि गाँव में लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कंसेप्ट लेके आए हैं। मतलब कंपनी वाले आते हैं, वो आपको चूजे देंगे, चिक्स देंगे, उसके बाद फीडिंग देंगे, मेडिकेशन देंगे, आपको उसके अपने आप पालना है। फिर जब वो पर्टिकुलर वेट गेन कर ले पोल्ट्री बर्ड, तो आप उस बर्ड को आप उसको कंपनी वालों को दे देंगे ताकि वो सेल कर सके। तो इसका रुझान आने वाले 5-7 सालों में काफी तेजी से बढ़ा है। तो इसलिए बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग का जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है वो डबल हुआ है। उसके बाद हम कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें, कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग ऑलरेडी प्रोग्रेस में था। तो उसका प्रोडक्ट जो पॉपुलेशन जो रिसेंट लाइफ ऑफ सेंसस में आया है 534.7 मिलियन नंबर आया है, जो कि 4.5% इंक्रीज हुआ है। तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि ये कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग हम लोग इसको बेस कह सकते हैं, क्योंकि इसी की वजह से मेजर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री इन्हीं की वजह से चल रही है, क्योंकि ये 70% पूरा कंज्यूम कर रहे हैं पोल्ट्री का जो भी प्रोसेसिंग सेक्टर है। उसके बाद मैंने पहले बता ही रखा है कि टोटल मीट प्रोडक्शन जो कि 8.1 मिलियन नंबर है, उसमें से 50% पोल्ट्री का है। तो इसलिए 4 मिलियन मीट प्रोडक्शन है ब्रॉयलर का रिसेंट लाइफ ऑफ सेंसस में। और एग की बात करें तो 103.3 बिलियन नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस हुआ था पिछले सेंसस के अकॉर्डिंग, ऐसा रिपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम देखें कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि पोल्ट्री हब में सबसे बड़ा योगदान कर रही हैं, तो हम लोग देखें तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है सुगुना, जो कि कोयम्बतूर का है। वेंकीज है जो कि पुणे से है। उसके बाद स्नेहा, शालीमार, सीपी, कई सारी कंपनीज है जो कि कोलकाता बेस में है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे है, और भी जो स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इवन यूपी और बिहार, यहाँ भी बड़े बड़े कंपनी वाले अपना पोल्ट्री इंडस्ट्री को कमर्शलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 5 मेजर प्लेयर्स का मैंने नाम लिखा, ये 60% पूरे जो भी ब्रॉयलर इंडस्ट्री है इसको उन्होंने कैप्चर कर रखा है। तो इनका अपना इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कंसेप्ट है, इनके अपने चिक्स हैं, इन्होंने अपने तरीके से ब्रीडिंग कराई है, इन्होंने अपने तरीके से स्ट्रेन डेवलप किया है, फीडिंग, मेडिकेशन, इवन कैसे एफसीआर कंट्रोल करना है, ये सब चीजें इनका अपना पर्सनल है, यूनिक है, जो कि इन्हें एक स्पेशलिटी प्रोवाइड करता है। हम बात करें कि ब्रॉयलर बर्ड है, उसका जब हम उसको सेल करते हैं, अभी तो पहले 6 वीक का कंसेप्ट था कि 6 वीक पे 1.8 से 2.2 केजी हो जाता था तो हम ब्रॉयलर सेल करते थे। लेकिन आज क्या हुआ है कि ये रुझान खत्म हो गया है। आज कहते हैं कि 4 वीक में आने लगा है, 5 वीक में हम ये ब्रॉयलर के वेट को गेन करते हैं, ताकि एफसीआर भी कम हो जाए और जल्दी से जल्दी मार्केट वेट अटेन हो जाए, ताकि फार्मर्स को घाटा ना हो। इस तरीके से एवरेज लाइट वेट गेन है। और ब्रॉयलर मीट का जो ग्रोथ रेट है वो 7 to 8% है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। और उसके बाद हम बात करें सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन की, तो सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन अभी इंडिया में जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। और उसके आंध्र प्रदेश और इनका जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा एग है, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री ऑलरेडी साउथ साउथ स्टेट्स में मतलब वहाँ पे चरम पे है, काफी तेजी से वहाँ ग्रोथ हो रहा है। और हैदराबाद सिटी को हम लोग पोल्ट्री विथ मैक्सिमम हैचरीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हम पर कैपिटा मीट कंजम्पशन की बात करें, तो पर कैपिटा मीट और एग कंजम्पशन की बात करें तो आईसीएमआर बोलता है कि पर कैपिटा एक आदमी को 180 अंडे साल में मिलने चाहिए। और मतलब अंडे की बात हो गई। और मीट की बात करें तो एक साल में प्रति आदमी 5 लगभग 11 केजी मीट होना चाहिए, मतलब अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन इतना मिल नहीं पाता। कितना मिल पाता है? अभी इंडिया में जो एग की एबिलिटी है पर पर्सन वो है 79 पर पर्सन। और जो मीट की एबिलिटी है, टोटल मीट की बात कर रहा हूँ, पोल्ट्री मीट की नहीं, तो टोटल मीट का जो एबिलिटी है 5.5 केजी पर पर्सन पर ईयर है। तो हम देख रहे हैं कि जितना हमें रिक्वायर्ड है अमाउंट, जितना मिलना चाहिए, उसका आधा इंडिया में अवेलेबल हो पा रहा है। और ब्रॉयलर मीट की स्पेशल बात करें कि ब्रॉयलर मीट इंडिया में कितना पर पर्सन मिल रहा है, तो वो है 3.35 केजी पर पर्सन पर ईयर। अगर हम इसको विश्व से तुलना करें तो 45 केजी ब्राजील में मिल रहा है पर पर्सन पर ईयर पोल्ट्री मीट, 43 केजी यूनाइटेड स्टेट में है, 34 केजी साउथ अफ्रीका में है, 31 केजी कनाडा में है, 10.5 केजी चाइना में है, उसके बाद 6.5 केजी इंडोनेशिया में है। और वर्ल्ड के लेवल पर बात करें तो एक आदमी को 17 केजी पोल्ट्री का मीट मिल जा रहा है।
तो ये वर्ल्ड का सिनेरियो है, हमने इंडियन कंडीशन को वर्ल्ड से कंपेयर किया, तो ये है। और हम इंडिया का पोजीशन देखें तो इंडिया का वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर है, उसके बाद सिक्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्रॉयलर है। लेकिन ओवरऑल पोल्ट्री प्रोडक्शन की बात करें, सब कुछ मीट एग पॉपुलेशन को ले लें सब कुछ, तो हम लोग 8वें नंबर पे आते हैं वर्ल्ड में। तो ये हमारा एक तरीके से पोल्ट्री इंडस्ट्री का शॉर्ट में व्यू है कि हमें कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना मीट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना पॉपुलेशन है, कितना एग प्रोड्यूस हो रहा है, कितना पर कैपिटाबिलिटी है, ये सब चीजें हैं। तो ये सब पोल्ट्री प्रोडक्शन के बारे में शॉर्ट है। और हम एक्सपोर्ट सिनेरियो की बात करें पोल्ट्री का, तो पोल्ट्री का एक्सपोर्ट 2018-19 एपीडा के अकॉर्डिंग जो हमने वॉल्यूम एक्सपोर्ट किया है वो है 5,44,895.06 मैट्रिक टन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को हमने एक्सपोर्ट किया है, जिसकी कीमत अराउंड 687.31 करोड़ रुपीज है, जो कि बफेलो मीट से कंपेयर करें तो काफी कम है। बफेलो मीट का जो प्राइस था अराउंड 25,000 करोड़ रुपीज था, तो उसके एवज में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को हम बहुत कम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है पोल्ट्री का वो है ओमान, मालदीव, जापान, वियतनाम, सोशल रिपब्लिक, इंडोनेशिया। तो पहले ना जापान हमारा मेजर एक्सपोर्टर रहा है, लेकिन बीच में भी क्या था कि जापान को एक्सपोर्ट रुक गया था। क्यों रुक गया था? ऐसा इशू आ रहा था कि हमारे जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें रेसिड्यूज की प्रॉब्लम आ रही थी, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, तो वो बीच में उनके स्टैंडर्ड को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए बीच में एक्सपोर्ट जापान को रुक गया था। लेकिन अभी फिर से चालू हुआ है क्योंकि हमने अपने स्टैंडर्ड में सुधार किया है, ये रेसिड्यूज की प्रॉब्लम उनको सॉल्व किया है, तो ये चीजें हैं। तो ये मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के बारे में हो गया। तो हम लोग क्या क्या पोल्ट्री एक्सपोर्ट, कई सारे कैटेगरीज ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि एग और एग पाउडर का सबसे ज्यादा हमारा उसमें प्रोपोर्शन है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में। और दूसरी चीज इसके अलावा एग एल्बुमिन है, बहुत सारी चीजें हम लोग पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलीजियस टेबू का इशू नहीं है। पहली चीज, यहाँ कोई हलाल सर्टिफिकेशन चीज जैसे एक और एक प्रोडक्ट में नहीं चाहिए हमें, भले जब हम स्लॉटर करते हैं बर्ड्स का उसमें चाहिए। और उसके बाद रेसिड्यूज की जो प्रॉब्लम है, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज, ड्रग रेसिड्यूज की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसमें कुछ खास रेस्ट्रिक्शन नहीं है जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट की। दूसरी बात करें तो अब ये सब चीजें हो गया, हमने एक टोटल लाइव स्टॉक मीट इंडस्ट्री की बात करी, पोल्ट्री मीट इंडस्ट्री की बात करी, ये सब चीजें हमने बात की। अब हम उसके बाद देखें तो कंस्ट्रेंट क्या है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो पहला पॉइंट कंस्ट्रेंट है कि जो इंडिया में मीट कंजम्पशन को लेके मिथ है कि ये एक, पहला तो ये रिलीजियस टैबू है। दूसरा, कई लोग ऐसा मानते हैं कि मीट खाने से कैंसर हो जाता है, कोलोरेक्टल कैंसर होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि फाइबर नहीं होता मीट में। तो ये सब सारे मिथ हैं जो कि मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है, और उसको मीडिया भी सही तरीके से इसको क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो पहला कंस्टेंट ये है। दूसरा कि जो हमारी दुकानें हैं, स्लॉटर हाउसेस है, मीट शॉप है, आपने भी देखा होगा, आपने भी मतलब व्यू किया होगा, देखा होगा कि अनहाइजीनिक कंडीशन है दुकानों पे। उनके पास एक कोई प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हाइजीन मेंटेन हो और सैनिटेशन मेंटेन हो दुकानों पे मीट स्लॉटर करते समय, ताकि जो हम कस्टमर को प्रोडक्ट दें उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसको क्वालिटी एश्योरेंस हम कर सकें। तो ये दूसरा कंस्टेंट है। तीसरा, अगर हम बात करें तो जो हम फूड एनिमल यूज कर रहे हैं स्लॉटर के लिए, जो लाइव स्टॉक यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अकॉर्डिंग टू मीट रेट नहीं है। हम क्या करते हैं कि जैसे कि जो भी भैंस है जो भी है वो अच्छा दूध दे रही है, जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो लास्ट में उसको जाकर स्लॉटर हाउस में दे देते हैं, स्लॉटर हो जाता है। इसी तरह पोल्ट्री इंडस्ट्री में है कि जैसे कि जो मुर्गी अंडे दे रही है, 72 लीटर अंडे दिया, उसको फिर हमने ले आके स्लॉटर करके बेच दिया, तो स्पेंट है एजेड एनिमल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अकॉर्डिंग टू फूड एनिमल्स एनिमल को ग्रो नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसकी वजह से लोअर कार्कास वेट आ रहा है, ड्रेसिंग परसेंटेज आ रहा है, बोन ज्यादा आ रहा है। तो एक तीसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है। चौथी प्रॉब्लम है कि इंडियन कंडीशन में क्या होता है कि कंज्यूमर फ्रेश मीट खाना पसंद करता है। हमें आदत नहीं है कि हम मार्केट से, सुपर मार्केट से फ्रोजन मीट खरीदे, ले आके घर पे थॉ करके बनाएं, जो कि फॉरेन में कंसेप्ट है। तो ये एक प्रॉब्लम इंडियन मीट इंडस्ट्री को ये भी सफर करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन मीट को प्री राइगर हार्ड डिबोन्ड मीट खाने की आदत है। ठीक है। उसके बाद पांचवा कंस्टेंट क्या है
कि डिजीज कंडीशन जैसे कि फूड एंड माउथ डिजीज के वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ा है मीट इंडस्ट्री पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे एनिमल लाइफ स्टॉक को पॉपुलेशन के रजिस्ट्रांस को घटाता है, हमारे इकोनॉमी को वीक करता है। तो ये कंस्ट्रेन है, तो इसके लिए कई सारे इकोनॉमिक जोन्स बनाने की जरूरत है। मैं भी आगे डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक जोन्स क्या है, ये सब चीजें। तो ये फूड एंड माउथ डिजीज का भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद छठा कंस्ट्रेंट है कि जैसे कि हम लोग जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मीट को दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पे क्या है, सब्सिडी ज्यादा कर दे रहे हैं दूसरे कंट्री वाले। तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो कॉस्ट में बिक रहा है मीट, वहाँ महंगा बिक रहा है। तो इसलिए सब्सिडीज कंसिडर करते हुए, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी को इस्तेमाल करते हुए, तो वहाँ पे चीजें महंगी पड़ रही हैं। इसलिए ये भी एक इशू है। दूसरा, नॉन अबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी लाइव स्टॉक इन द ओपन मार्केट। यहाँ एक मार्केटिंग चैनल की बात करें तो एक कुछ खास चैनल नहीं है जिसके वजह से कि हमें फूड एनिमल हमें मुहैया हो और हम उसको सिर्फ ले आकर तुरंत स्लॉटर कर दें। हमें एक मार्केट की भी डेफिशिएंसी है इंडियन कंडीशन में। तो वैल्यू चेन और सप्लाई चेन में काफी दिक्कतें हैं। उसके बाद जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एनिमल को, एक ही ट्रक में कई सारे एनिमल को भर दे रहे हैं, तो उसके क्या हो रहा है, ओवर क्राउडिंग हो रहा है, जिससे एनिमल स्ट्रेस में आ जा रहा है। स्ट्रेस में आ जाएगा तो उसका जो भी ग्लाइकोजेन है, अटेनमेंट ऑफ अल्टीमेट पीएच है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मीट में पीएसपी और डीएफटी जैसी कंडीशन आती है। तो मीट की क्वालिटी घट जाती है और उसका प्राइस घट जाता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ सफिशिएंट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब हम जो एनिमल स्लॉटर कर रहे हैं उसके बाद उसको हम कैसे चिलिंग करें, चिलिंग और स्लॉटर हाउस जो भी है उसमें तो ठीक है, जो हमारे पास एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्लॉटर हाउस है वहाँ पे तो चिलिंग की सुविधा है। लेकिन जो ये बूचरी है, जो छोटे छोटे दुकान है, उनके पास चिलिंग की व्यवस्था नहीं है। वो सीधे मीट को, एनिमल को स्लॉटर करते हैं, उसके बाद तुरंत बेच देते हैं। अगर जो बचा रह गया उन्हें किसी तरीके से बेचना है कम दामों पे, किसी तरह कंज्यूम करना है, ताकि वो अगले दिन के लिए उस मीट को ना रख सके, क्योंकि उनके पास कोल्ड चेन नहीं है, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है। ये सब चीजें काफी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारी इंडियन मीट इंडस्ट्री ने काफी सफर किया है। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम इसको अगली स्लाइड में देखते हैं अभी। तो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन मीट इंडस्ट्री। तो पहला अगर अपॉर्चुनिटी है कि सेटिंग अप ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट अवतार का मीट प्रोसेसिंग प्लांट। तो हमने देखा कि लास्ट के 10 सालों 20 सालों में कई सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्लॉटर हाउस निकल के आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव से या प्राइवेट इनिशिएटिव से। इसकी आज खास जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे स्लॉटर हाउसेस हैं जिनके पास पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से लेके पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक वेल मैकेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, इनके पास स्किल्ड लेबर है, इनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से सैनिटेशन, हाइजीन सब कुछ मेंटेन रहता है। इसलिए हमें स्लॉटर हाउस की जरूरत है जो अपीडा अप्रूव्ड हो, जो एफएसएसआई के नॉर्म्स को फॉलो करे, जो जो ऐसे एनिमल्स को प्रोक्योर करे जो ओआई में जो भी लिस्टेड डिजीज हैं उससे वो फ्री हो। इसलिए ऐसी जरूरत है। दूसरा, रेजिंग ऑफ मेल बफेलो कास्ट फॉर मीट प्रोडक्शन। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो बफेलो कास्ट था उसको हम लोग ग्रो नहीं करते थे, लोग उसको छोड़ देते थे ताकि उसका डेथ जाता था। तो लेकिन एक चेंज की जरूरत है, सार्वेजिंग ऑफ मेल बफेलो कास्ट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो मेल बफेलो कास्ट जिसका की मेजर कंट्रीब्यूशन है बफेलो मीट प्रोडक्शन में, तो उसको हम लोग साल्वेज करें और उसको स्लॉटर के लिए तैयार करें, तो इससे भी एक इंडियन मीट इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ट्रेसेबल रीडिंग ऑफ बफेलो। आज का क्या है कि आज का हर कस्टमर जानना चाहता है कि हम जो मीट खा रहे हैं वो उस मीट में वो किस एनिमल से आया है, उस एनिमल का कौन सायर होगा, कौन डैम होगा, इसको कौन सी एंटीबायोटिक दी गई है, इसको किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया गया है। तो एक ट्रेसेबल मतलब मीट का कंसेप्ट आया है। तो मतलब हमें एक मतलब जो भी मीट हमें मिले उस पर RFID हो या QR कोड हो, हम इस पर स्कैन करें तो हमें पूरी एनिमल की हिस्ट्री मिल जाए, या उस मीट वो किस एनिमल से मीट बना है। तो इस चीज का भी कंसेप्ट आया है। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसको सही से इस्तेमाल करें तो हम इंडियन मीट इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद मैंने बात किया कि एफएमडी एक मेजर प्रॉब्लम रही है। ये एफएमडी की वजह से काफी इकोनॉमिक लॉस हुआ है, मिल्क प्रोडक्शन में भी हुआ है, मीट प्रोडक्शन भी हुआ है। तो हमें जरूरत है कि ओआई का नॉर्म्स फॉलो करते हुए हम डिजीज फ्री जोन्स इंडिया में क्रिएट करें,
ताकि हम एक हेल्दी एनिमल प्रोड्यूस करें। ठीक है, इसलिए डिजीज जोन की बात है, आपने देखा होगा कि एफएमडी वैक्सीनेशन के लिए जो आत्मनिर्भर भारत योजना आई थी, उसमें भी गवर्नमेंट ने लगभग 13,000 कितना करोड़ रुपए दिया हुआ है। तो एक एफएमडी एक मेजर कंसर्न है, इसलिए फ्री जोन्स करने की जरूरत है। उसके बाद पांचवा प्रोडक्ट पॉइंट है बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन का। हम देख रहे हैं कि इंडियन कंडीशन में बात करें तो हम लोग सिर्फ मीट को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट अराउंड 45 to 50% है, उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बाई प्रोडक्ट हम लोग या तो डिकम्पोज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या तो जो भी नदी नाले उसमें छोड़ देते हैं, वहां पर बीओडी इंक्रीज कर जाता है। तो एक बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन करेंगे तो जो भी स्लॉटरर है उसका इकोनॉमी बढ़ेगा। दूसरी तरफ उसका जो हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से भी हम बचा पाएंगे। तो एक बाई प्रोडक्ट यूटिलाइज करें तो इनकम भी जनरेट अच्छे से हो सकता है। तीसरा है, छठा है लास्ट की आइडेंटिफिकेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ म्युनिसिपल स्लॉटर हाउसेस फॉर एक्सपोर्ट पर्पजेज। अभी तक हम देख रहे थे कि सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो स्लॉटर हाउस है 13-14 हमारे इंडिया में, वही एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आई है कि कई सारे म्युनिसिपल स्लॉटर हाउसेस हैं जो अच्छे से सैनिटरी और हाइजीनिक कंडीशन में एनिमल को स्लॉटर करके कारकास प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो हम किसी प्रोसेसिंग ऐसे प्लांट को सप्लाई करें जो कि एक्सपोर्ट करता हो, वो अगर उस कारकास को स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पाते हैं, तो हम लोग एक तरीके से उस म्युनिसिपल स्लॉटर हाउस को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नीड फॉर मॉडर्नाइजिंग द क्वालिटी कंट्रोल एबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हमारे पास जो अभी सुविधा है, जो भी आप देख रहे होंगे, जो भी स्लॉटर हाउसेस हैं, बूचरी है, वहां पे कोई इंस्पेक्शन का प्रोसीजर नहीं है। हमने एनिमल को स्लॉटर किया, अपने से ही जानबूझ के बिना देखे समझे हमने उसको फर्दर प्रोसेसिंग कर दिया, उसको बेच दिया। तो एक जरूरत है कि हम मॉडर्नाइजेशन लेके आए, एक कंसेप्ट लेके आए क्वालिटी कंट्रोल का, वेटनरियन को प्रोक्योर करें। अगर कहीं डाउट है एंटीमॉर्टम इंस्पेक्शन के समय, पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन के समय, हम उसको लेबोरेटरी भेज के उसके क्वालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ताकि जो कस्टमर है उसको एक फुल और सर्टिफाइड क्वालिटी एश्योरेंस मिले। ठीक है, उसके बाद नीड फॉर स्ट्रिक्ट लेबोरेटरी इंस्पेक्शन ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट। तो वही पॉइंट है कि अगर हमें इंस्पेक्शन के समय कोई प्रॉब्लम लगती है तो हम सैंपल लैब को भेजें और उसको पूरा डिटेक्ट करके क्वालिटी एश्योरेंस कर सकें। उसके बाद 9वां पॉइंट है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर मीट वर्कर। हम देखेंगे कि जो भी हमारे बूचर्स हैं या स्लॉटर हाउसेस हैं, उसमें जो वर्कर हैं उनमें स्किल की कमी है। तो जरूरत है उनको ट्रेनिंग करने की, उसको उनको स्किल बनाने की एज पर द मैंडेट ऑफ एफएसएसआई और अपीडा, या जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से। और 10वां पॉइंट है कि मार्केटिंग ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट। हमारे पास वैल्यू चेन और सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करने की भी कमी है। तो एक जरूरत है कि पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से लेके पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करें और एक वैल्यू चेन बनाएं, ताकि हर पॉइंट पे क्या होना है, कैसे होना है, वो हमें पता हो। इससे क्या होगा कि मार्केटिंग में आसानी होगी। तो इस तरीके से भी हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मीट इंडस्ट्री में। और लास्ट, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेजेज। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा मीट प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, लाइव स्टॉक ज्यादा है, हम स्लॉटर करना चाह रहे हैं एनिमल को, सप्लाई चेन में लाना चाह रहे हैं, तो हमें आदत ये डालनी होगी कि हमें पहली आदत ये डालनी होगी कि हम फ्रेश मीट को छोड़ के फ्रोजन और चिल्ड मीट को भी कंसीडर करें खाने में, क्योंकि क्वालिटी दोनों की सेम है। ये तभी संभव, इसीलिए फिर हमें कोल्ड स्टोरेज की सुविधा जरूरत पड़ेगी जिसकी। तो ये सब चीजें हैं अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेज में। इन शॉर्ट ये हमारा चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज फॉर मिड सेक्टर था। उसके बाद मैं थोड़ा सा डाटा दूंगा कि कैसे एनिमल हस्बेंड्री में मीट सेक्टर, मिल्क सेक्टर काम कर रहा है, हम इसके अंतर्गत आते हैं। तो सेंट्रल में जो मिनिस्ट्री हमें डील कर रही है अभी, वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेराइंग, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ये मिनिस्ट्री पहले क्या थी कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आते थे, लेकिन 2019 मई में एक नई मिनिस्ट्री का गठन हुआ जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड ड्राइंग। और उसके हम मिनिस्टर की बात करें तो उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री गिरिराज सिंह, वो बिहार से हैं। और अगर हम उसके स्टेट मिनिस्टर की बात करें तो डॉक्टर संजीव कुमार बलियान, जो कि खुद एक वेटनरियन है, वो स्टेट मिनिस्टर हैं। और एक है, दूसरे हैं श्री प्रताप चंद सारंगी। तो ये हमें थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए कि हम कहाँ पे कैसे डील कर रहे हैं, किस मिनिस्ट्री को बिलोंग करते हैं। दूसरा, हम बिहार गवर्नमेंट में बात करें तो बिहार गवर्नमेंट में जो
एनिमल रिसोर्स और डेयरिंग को जो डील कर रहा है, डिपार्टमेंट का नाम है एनिमल एंड फिशरी रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसको जो मिनिस्टर्स हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनिमल एंड फिशरी रिसोर्स डिपार्टमेंट है। और हम सेक्रेटरी की बात करें एनिमल एंड फिशरी रिसोर्स डिपार्टमेंट के, वो है डॉक्टर एन सर्वानंद कुमार, ये भी वेटनरियन है और आईएएस है। तो ये हम बिहार का देखे हम लोग। और फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने अपीडा की बात की है, पेस्टिसाइड की बार बार नाम लेता रहता हूँ। तो अपीडा का फुल फॉर्म पिछले बार भी लोग पूछ रहे थे। तो अपीडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये एग्रीकल्चरल कमोडिटी से सिर्फ डील करेगा। इसी तरह अगर हमें फिश और या मराइन प्रोडक्ट्स को डील करना एक्सपोर्ट के लिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमपीडा बना रखा है, मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर कोची में है। और मैं हेल्थ एस्पेक्ट की बात करता रहता हूँ, सेफ्टी क्वालिटी हाइजीन की बात करता रहता हूँ। उसके लिए जो बॉडी डील कर रही है इंडिया में, वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये हमने देखा शॉर्ट में अपना जो भी हमारा सेक्टर है, मीट सेक्टर है, उसके बारे में। तो अगर अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन। बोलो जिसको जो पूछना है। सर जो मीट को सील्ड करते हैं, कोल्ड स्टोर में रखते हैं, तो उसमें और नॉर्मल मीट में कोई फर्क नहीं पड़ता है सर? अगर हम उसको प्रॉपर पैकेजिंग कर दिए, प्रॉपर पैकेजिंग करके उसको अगर टेम्परेचर मेंटेन किए, तो क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम फ्रेश मीट खाएं या फ्रोजन थॉड मीट खाएं, कोई डिफरेंस नहीं है। और ऐसे कोई इन्फेक्शन मतलब कोई बैक्टीरियल वायरल ये पैथोजेंस ग्रो नहीं करते हैं कुछ भी, माइक्रोब्स हम वगैरह? हम हम उसको उसका टेम्परेचर क्यों कम कर रहे हैं? हम उसको फ्रीजिंग या फ्रीजिंग और चिलिंग क्यों कर रहे हैं मीट का? अगर हम रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पर रखेंगे मीट को, तो रेफ्रिजरेशन पे क्या होगा कि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। माइक्रोबियल एक्टिविटी का उसमें रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन जब हम फ्रीजिंग करेंगे तो जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगी। इसलिए मीट की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब हम उसको टेम्परेचर लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे। ऐसा है। सर कितना टेम्परेचर रखना पड़ता होगा सर? 4 रेफ्रिजरेशन डिग्री के तक? रेफ्रिजरेशन के लिए जो टेम्परेचर है, अगर हम पोल्ट्री मीट की बात करें, तो रेफ्रिजरेशन पे अगर हम 4 to 5 डिग्री सेल्सियस पे इसको मेंटेन करके रखते हैं, तो 5 दिन तक रखेंगे और मीट को खा सकते हैं हम। अगर हम उसको फ्रोजन कंडीशन पे खासकर -18 डिग्री सेल्सियस पे रख दिए, तो मीट को 6 महीने तक कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -18 डिग्री सेल्सियस पे जो मीट का पूरा वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा तो वाटर एक्टिविटी क्या हो गया? कम हो गया। बैक्टीरिया को पानी मिलेगा नहीं ग्रो करने के लिए। तो इस तरीके से ग्रोथ रुक जाता है और सेल्फ लाइफ हमारे मीट और मीट प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। ये है। और सर वो बॉयलर में सर कितने दिन में जो कितना वेट हो जाता है सर, वो बता दीजिए देखो, थोड़ा सा। ब्रॉयलर का जो है ना, अभी अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नॉर्म्स है। पहले हम 6 वीक मानते थे कि 42 दिन का हमारा ब्रॉयलर हो गया, हम इसको स्लॉटर कर यस देते हैं। सर। अभी क्या है कि फीडिंग शेड्यूल्स में चेंजेस लाया है लोगों ने, फीड एडिटिव्स लेके आए हैं। तो जो ग्रोथ हो रहा है ना, वो 4 वीक में भी हो जा रहा है, 5 वीक में भी हो जा रहा है। एफसीआर घट गया है। ये सब चीजें हैं, ठीक है। वो वेरी करती हैं स्ट्रेन और ब्रीड के अकॉर्डिंग, ये स्पेसिफिक नहीं है। सर वो 2 किलो का जो एक बार क्वेश्चन पूछ रहे थे सर एक बार, तो उसमें बता रहे थे कि 2 किलो का कितने दिन में हो जाता है बॉयलर का वेट? 2 किलो क्या? वो ब्रॉयलर का? बॉयलर का वेट हाँ कितने दिन में हो जाता है? वो तो वेरी करेगा ना सुभद्रा, मैं बोला ना, इस ब्रीड और स्ट्रेन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। फीडिंग शेड्यूल पे वेरी करेगा। ये मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि कितने दिन पे हो जाता है। हाँ, लेकिन 4 वीक्स मान के चलो, 4 से 5 वीक आज का रेंज चल रहा है। 6 वीक तो पहले का वो डाटा है ये। आजकल 4 वीक पे भी लोग ब्रॉयलर को वेट गेन करवा दे रहे हैं। इतना चीजें आ गई, एडवांसमेंट आ गया पोल्ट्री इंडस्ट्री में। और किसी को कोई प्रॉब्लम? चंदन? हाँ सर। हाँ, कोई क्वेश्चन क्वेरी? सर हाँ सर, क्वेश्चन है कि अगर इसमें पीएच पे तो डिफरेंस पड़ सकता है ना सर? हाँ, कौन सा पीएच पे? जैसे कि सर हम लोग को यहाँ इंडिया में तो मीट खाने का आदत है नहीं, हम तो इंडिया में मसल्स खाते हैं।
फ्रेश मीट का तो वही मतलब होता है कि आप तुरंत कटिंग करके खा रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, हाँ हाँ मीट तो खा नहीं रहे हैं। हाँ तो फिर हाँ। दोनों के पीएच तो ड्राई, जैसे उसको हम लंबे समय तक के लिए अगर कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो दोनों के पीएच में तो अंतर पड़ सकता है ना सर। पीएच में तो फर्क पड़ेगा ही ना। ग्लाइकोलाइसिस तो हो सकता है। क्या होगा? ऑटोलाइसिस नहीं होगा दोस्त। नहीं, ग्लाइकोलाइसिस मैं हाँ कह रहा हूँ सर, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस की वजह से पीएच पे अंतर पड़ेगा ना सर। तो पता है मैं बताऊं, मीट तभी बोलेंगे जब एक अल्टीमेट पीएच 5.5 से 5.8 में 5.6 वो जब रेंज आ जाएगा ना, तभी हम उसको मीट बोलेंगे, नहीं तो मीट बोलेंगे ही नहीं। मीट में पहला वही रिक्वायरमेंट कि जो ग्लूकोज है, जो ग्लाइकोजन है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए ताकि अल्टीमेट पीएच आ जाए, उसका राइगर मॉर्टिस पास हो जाए। राइगर मॉर्टिस पास होने के बाद उसमें एजिंग की प्रोसेस होती है, वो हो जाए। ये 3 कंडीशन जब हो जाएंगी तभी हम मसल को मीट बोलेंगे। जब आप कन्वर्जन ऑफ मसल टू मीट पढ़ोगे ये आएगा, ठीक है। सर। सर वही बात मैं बोल रहा हूँ सर, तो हमारे इंडिया में तो मीट खाने का आदत किसी को नहीं है, इंडिया में तो मसल सारे के सारे खाते हैं। हाँ हम तो तो मीट उसको, खाने का लेकिन आदत उसको किसी को लोग है ही मीट, नहीं। लेकिन वो क्या है कि लोग उसको मीट ही समझ के खा रहे हैं ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो इतना अगर लंबा वक्त तक रखेंगे तो इसका पीएच चेंज हो जाएगा, तो क्वालिटी में कुछ तो चेंज हो सकता है सर, मेरे कहने का ये मतलब। नहीं नहीं, आप जो बात कर रहे हो रखने की, कौन सी टेम्परेचर रखने की बात कर रहे हो? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपका। कोल्ड स्टोरेज में रखना है ना उसको सर। हाँ तो देखो ना, हम ना मीट को ले, जैसे कि जो मसल हुआ, एनिमल को स्लॉटर किया हमने, हम उसको टाइम प्रोवाइड करते हैं कि जो मसल है उसमें जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, उसका ग्लाइकोलिसिस होके वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, वो अल्टीमेट पीएच आ जाए। तो उसकी वजह से काफी चेंजेस आएंगे, राइगर मॉर्टिस पास होगा। इतना समय देंगे हम कोल्ड स्टोरेज में। उस समय भी हम ये देखेंगे कि जो टेम्परेचर है कोल्ड स्टोरेज का वो 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही हो। अगर उसको तुरंत के तुरंत कर दिया, राइगर मॉर्टिस पास नहीं कराया, तो वहां पे कोल्ड शॉर्टनिंग, हार्श शॉर्टनिंग, कई सारी प्रॉब्लम आती हैं। ये सब चीजें हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती पीएच की वजह से, उसके लिए निश्चिंत रहो। क्योंकि यहाँ पीएच घट रहा है, पीएच बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ की रिक्वायरमेंट के लिए पीएच बढ़ना जरूरी है। पीएच घट रहा है तो वाटर एक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है, ऐसा है। तो सर वो जो बोलते हैं कि अल्टीमेट पीएच पर ही मीट इडिबल मतलब खाने लायक है, ऐसे ये हो जाता है, तो फिर जैसे अल्टीमेट पीएच से डिक्रीज हो जाएगा तो मीट की क्वालिटी फिर तो। अल्टीमेट पीएच से डिक्रीज नहीं होगा। अल्टीमेट पीएच एक मिनिमम पॉइंट है, उसके बाद पीएच कभी डिक्रीज नहीं होता, उसके बाद पीएच बढ़ेगा अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो। अल्टीमेट पीएच मिनिमम पॉइंट है, वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो तरीके का, ठीक है। अच्छा सर, जैसे आप बोले ना -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देंगे तो भी नहीं होगा? क्या पीएच नहीं घटेगा? हाँ। ये पीएच उतना ही रहेगा। मतलब हम काफी दिन तक रखेंगे, मान लो 1 साल तक रखे, वो कम से कम 6 महीने तक तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी ना, वो अल्टीमेट पीएच। उसके बाद क्या होगा कि फिर पीएच बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बैक्टीरियल होगा तो जो प्रोटीन्स होगा उससे बैक्टीरिया ऐड करेंगे, अमोनिया रिलीज होगा, टोटल वोलेटाइल बेसिक अमीन्स जैसी चीजें रिलीज होंगी, तो उसकी वजह से पीएच बढ़ता है। जब मीट में स्पॉइलेज होगा, जब मीट खराब होगा तब पीएच बढ़ता है, नहीं तो अल्टीमेट पीएच से मीट का पीएच कभी घटता नहीं है। सर और इतना सारा डाटा है सर, इसमें याद किसको रखना है सर? कुछ इम्पोर्टेंट इसमें बता दो। डाटा जो मैंने तो बोल्ड कर रखा है, देख लेना आप सब लोग, इसलिए मैंने बोल्ड कर दिया था। बहुत सारा बोल्ड है सर, जितना बोल्ड लाइन है वो सारा याद रखना है। तो याद करो ना, थोड़ा सा प्रॉफिट जानो ना, तभी तो थोड़ा याद पूरा पढ़ोगे तभी तो थोड़ा बहुत याद रहेगा। जो थोड़ा बहुत याद रहेगा आपको वो आएगा एग्जाम में, ठीक है। रिकॉर्डिंग आनी है सर। हाँ रिकॉर्डिंग तो है ही, रिकॉर्डिंग में देखो। और तो ठीक है, सब लोग की क्लास खत्म करते हैं। हेलो सर।